टन की टीम आप पहुंची है नैनीताल। सरोवर नगरी और पर्यटकों का पसंदीदा स्थल रहा है नैनीताल। और राजनीति, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक पारा भी लगातार जो है नैनीताल का चढ़ रहा है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो संजीव आर्या बीजेपी से विधायक थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद से इस विधानसभा की कहीं ना कहीं जो समीकरण वो काफी दिलचस्प हुआ है। सबसे पहले क्योंकि बीजेपी के विधायक थे, भले ही आपके साथ नहीं रहे, वो कांग्रेस में चले गए। किस तरह से देखते हैं पिछले 5 सालों में क्या कुछ यहाँ कर पाए? अपना पहले नाम बता दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नगर मंडल का, और आपका स्वागत है यहाँ पे, और पूरे पर्यटकों का स्वागत है। नैनीताल में स्वागत करते हैं हम लोग। और जो 2022 का चुनाव चल रहा है, आने वाला है 2022, उसके लिए पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है मैदान में जुड़ चुका है, आ चुका है। और जो सरकार ने 5 साल में, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं और जो योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई थी, उन योजनाओं को धरातल पर जो लाए हैं, आम आदमी तक हमने पहुंचाया है उसके बलबूते पे, और उसको लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे। सर, चुनाव से ठीक पहले 5 साल का आप सरकार के काम बता रहे हैं, विधायक आपके थे ठीक चुनाव से पहले, अब कांग्रेस के साथ हैं। कैसे जनता को क्या बताएंगे, क्या कॉम्बिनेशन हुआ, कितना काम हो पाया, कैसे हुआ? ऐसा है, जो विधायक अभी 4.25 साल पूरा करके यहाँ से गए हैं, वो मौका परस्त विधायक निकले और जनता को बीच राह में, बीच मझधार में छोड़ के गए हैं। उन्हें जनता के विश्वास को घात पहुंचाई है और अपने फायदे के लिए वो पार्टी में आए थे। यानी अपने फायदे के लिए पार्टी में आए थे, क्योंकि बड़ा दिलचस्प हो जाता है जब सिटिंग विधायक चुनाव से ठीक पहले जब पार्टी छोड़ के चला जाए, और पार्टी के लोग अगर कहें कि 5 साल की बड़ी उपलब्धियां इस विधानसभा में रही हैं। सर, जो समीकरण है यहाँ का बड़ा दिलचस्प हो गया, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे, अब ऐसे में बीजेपी के विधायक अब कांग्रेस के साथ हैं और चुनाव मैदान में संभावित पता नहीं क्या समीकरण बने। किस तरह से देखते हैं नैनीताल के चुनाव? कि हम यहाँ जीत हमारी निश्चित है कांग्रेस की। कांग्रेस हर हालत में जीतेगी, और पहले भी कांग्रेस का अपर हैंड था, और अब हम समझते हैं कि कांग्रेस नैनीताल सीट कांग्रेस की झोली में है और बड़े अच्छे मतों से है, ये हम सबका विश्वास है। सर, कांग्रेस के झोली में ये सीट है। संजीव आर्या के आने से के बाद से एक कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर टिकट को लेकर जो खींचतान है, अब उसको कैसे कांग्रेस निपटेगी? देखिए, यहाँ तो हमारे इसमें खींचतान 3 कैंडिडेट हैं एज सच, और जो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हैं उनमें किसी तरह का आपस में खिंचाव नहीं है, मन भेद नहीं है, मतभेद भी नहीं है, और टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना सभी का राइट है। यानी आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे कोई मनभेद मतभेद नहीं है? देखिए, मतभेद वाली इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग तो सही मानते हैं कि जो पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, पूरा कांग्रेस जन उसके साथ रहेगा। और जहां तक कि अभी हमारे छोटे भाई यहाँ पे बोल रहे थे कि संजीव आर्या जी के आने से मैं समझ सकता हूँ कि निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीजेपी के साथीगण भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे कुछ विकास कार्य कराए गए थे, इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद भी हमने भी कुछ नहीं कहा। आज हम जानते हैं कि जो संजीव जी के जो कार्य हैं वो भी हमारे लिए आगे बढ़ेंगे अगर उनको टिकट मिलता है। और नैनीताल से तो कांग्रेस हमेशा ही आगे रही है, ये पहले भी हमारा रिकॉर्ड रहा है। यानी कह रहे हैं कि संजीव आर्या से आने से जो है कांग्रेस मजबूत हुई है। क्या यहाँ पे मजबूत हो गई कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस मजबूत हुई है। उन्होंने अपने, जब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार थी, उस सरकार में रहते हुए अपने बल पे काफ़ी कार्य करवाए हुए थे। उनके पिताजी ने भी यहाँ पर काफ़ी सहयोग किया हुआ था, और निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस नैनीताल सीट हम 101% कह रहे हैं विजय होने जा रहे हैं। और यशपाल आर्य और संजीव आर्य जी के कांग्रेस पार्टी में आने से पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में उत्साह है, और यहाँ पर उनके आने से कांग्रेस 2000 मिशन अपना पूर्ण रूप से। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी का विधायक अगर उनके पाले में आ गया है तो कांग्रेस पहले से भी मजबूत थी और उनके आने से और मजबूती बढ़ी है। उनको लगता है कि नैनीताल सीट पर जो है कांग्रेस जीतेगी। सर, एन वक्त पर बीजेपी, क्योंकि सरकार थी, विधायक भी थे, काम की जब बात आप कहते हैं, उपलब्धियां आप जब गिनाएंगे, तो निश्चित तौर पर जब आपका कैंडिडेट अब कांग्रेस के तौर पर, अगर प्रत्याशी के तौर पर उतरेगा, तो फिर उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, इस समय जो बीजेपी का प्रत्याशी है या कांग्रेस का प्रत्याशी, हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो आज समाज में माहौल है कि आप केवल एक राजनीतिक लोलुपता, सत्ता प्राप्ति के लिए आप कभी भाजपा में चले जा रहे हैं, कभी कांग्रेस में चले जा रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल पर, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, आप उनका हक छीन रहे हैं केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए।
पिछले 5 वर्षों में नैनीताल में सबसे बड़ी समस्या थी जाम की समस्या थी। उसके लिए विधायक रहते हुए संजीव आर्या के नेतृत्व में कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले शहर को वादा किया था हम एक यहाँ पर बड़ी पार्किंग बनाएंगे नारायण नगर में, उस पर जीरो, धरातल पर कुछ नहीं उतरा है। तो आपने केवल ये नाराजगी बीजेपी के अंदर नहीं है, उनके इधर उधर जाने से कांग्रेस के अंदर भी है, और वो नाराजगी आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से ही बाजपुर में प्रदर्शित हुई है, जो कांग्रेस समर्थित या कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही उसमें हाथ रहा है। तो नाराजगी दोनों तरफ है और इस नाराजगी दोनों तरफ है। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे सर, आपको लगता है कि ये मुद्दे बड़े जरूरी हैं, इन मुद्दों पे ही चुनाव होगा चाहे प्रत्याशी कोई भी हो? निश्चित रूप से देखिए, मैं तो ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना कांग्रेस का, मैं तो एक आम जन के नाते यही बोलूंगा कि मुद्दों के ही आधार पे, विकास की राजनीति के आधार पे क्या कहते हैं व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जो पार्टी विकास की बात करेगी, जनता जनार्दन उसी के साथ तो जाएगी। नैनीताल में क्या मानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर अब तक एक काम जो है ठीक नहीं हो पाया, उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है इस समय? देखिए, काम निश्चित रूप से सही रूप से ठीक ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा काम है। पार्टी दलगत राजनीति से हट करके देखें तो काम ठीक ही हुआ है, उसे बुरा भी नहीं कह मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, प्रत्याशी कोई भी हो, मुद्दा जरूरी है। बिना मुद्दों के चुनाव नहीं। सर, इस बार चुनाव में क्योंकि बीजेपी की सरकार रही है 5 साल, 7 साल की मोदी सरकार, तमाम उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच है। वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की विकास की पटरी को, गति को न सिर्फ आयाम तेज गति से दिया है, बल्कि जनमानस तक उस विकास की गति को पहुंचाया। कैसे देखते हैं फिर? हमारा ये कहना है कि जो इन्होंने प्रपोजल रखे हैं अभी कागजों में ही है और व्यावहारिकता में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो कागजों में है उसका व्यावहारिकता से बहुत दूर है। तो उनका हवाई है सारी चीजें, व्यावहारिकता में, जमीन में, धरती पे कहीं भी कोई विकास इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने कागजों में रखा है, प्रपोजल में रखा है, कहीं व्यावहारिकता में अभी तक धरातल में नहीं। ये समझ एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जिस तरह से लीडरशिप को लेकर एक खींचतान था, अब हालांकि विराम लगा है, अब लग रहा है कि कांग्रेस एकजुट हो पाई है चुनाव को लेकर। हाँ, कांग्रेस एकजुट थी है और किसी तरह का भी लीडरशिप का भी कोई झगड़ा नहीं है। और पहले से ही पार्टी ने तय किया है कि प्रचार में हरीश रावत जी लीड करेंगे, वो कर रहे हैं। और जो भी थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम आई होगी, हाईकमांड ने उसको सुलझा दिया। हम सब एक हैं और रावत जी उसको प्रचार कर रहे हैं, उसकी चुनाव की लगाम उनके हाथ में है। हम सब, प्रीतम सिंह जी से लेकर हम सारे लोग उनके साथ एकजुट होकर के सारे कांग्रेसजन काम कर रहे हैं। यानी कांग्रेस का कहना है कि एकजुट होकर वो काम कर रहे हैं। मुद्दों की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए प्रदेश का? प्रदेश के चुनाव की जहां तक मैं कहूँगा कि आम जन जो हमारे गरीब हैं उन तक जो सरकार द्वारा किए गए ज़मीनी कार्यों का उन तक पहुंचना है। कि जो सरकार कह रही है कि हमने डबल इंजन की सरकार ने 7 सालों में या 10 सालों में ये काम किया, वो काम ज़मीन तक पहुंचा ही नहीं। मेन कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता या फिर हमारे लीडर हरीश रावत जी यही चाहेंगे कि जन जन, हर घर या हर गरीब इंसान तक वो काम या वो व्यवस्थाएं पहुंचे। वो तो कह रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी रही तो विकास की जो गति है वो और रफ्तार पकड़ेगी। विकास की गति रफ्तार अगर पकड़ने वाली होती तो आमजन इस तरीके से रोडों पे, सड़कों पे थोड़ा उतरता। अगर पहुंचा होता तो लोग अपने घरों में या फिर समाज में या फिर अपने घर पालन पोषण में या किसी भी जगह इस तरीके से हड़तालों में बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार उपलब्धि जरूर बता रही है, लेकिन उन उपलब्धियों के बीच महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं जिससे आम आदमी का सीधा सरोकार है, वो कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण सरकार ने। और क्या कुछ ऐसी वजह मानते हैं जिस वजह से लगता है कि आपको कि प्रदेश में सरकार चुनी जानी है? अब सर, बेरोजगारी का मुद्दा तो मेन है और महंगाई का मुद्दा भी मेन है। इन दो मुद्दों को लेकर के अगर विपक्ष बीजेपी सामने आएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सफल रहेगी। नैनीताल का विधानसभा क्षेत्र कुछ हट के है, ये पर्यटन नगरी के हिसाब से। इस क्षेत्र में पर्यटन के दृष्टिकोण से बीजेपी ने कोई व्यवस्थाएं अच्छी तरह से नहीं की। जैसे पार्किंग की व्यवस्था हो, सोगाताल में अच्छा पार्किंग बन सकता है, नीचे साइड हल्द्वानी से आने वाले अच्छा पार्किंग बन सकता है, मोहाली से जो ट्रैफिक आता है वहाँ अच्छा पार्किंग बन सकता है। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय यहाँ पर है, उसके लिए बहुत बड़ी भीड़ होती है यहाँ पर, उसके लिए अच्छे रूट की व्यवस्था नहीं है। और आने से बाहर नेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं या
हमारे जो भी सरकार के निर्णय होते हैं यहाँ से न्यायालय ले जाने की बात करते हैं। ये मुद्दे आते ही नहीं है कभी। इन मुद्दों को आना चाहिए। सरकार तब तो सरकार होती है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। हम तो जनपद एक आम जनता हैं, वोट डालने के हमारी वोट की कीमत फिर बिक जाती है। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी नैनीताल का काफी महत्व है, लाखों की तादाद में हर साल जो है पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसे में जाम की स्थिति और जो पार्किंग की व्यवस्थाओं पर जो काम सरकारों को करना चाहिए था उस पर उनका फोकस नहीं है। और साफ तौर पर बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं जिससे आम आदमी का घर चलता है, उस पर भी सरकार विफल रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सरकार विकास के तमाम दावे करे, उन दावों के बीच जो हकीकत वो कहते हैं कि बेरोजगारी है, लोगों युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई है, लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने में दिक्कतें हो रही हैं। तो ये विकास की जो पहिया की रफ्तार की जो बात आप करते हैं, वो रफ्तार कांग्रेस के लोगों को क्यों नहीं दिखता? सबसे पहले सर ऐसा है, 2014 में जब मोदी सरकार बनी और मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सबके लिए जनधन खाते खोले और जनधन खाते जो है जीरो बैलेंस पे खोले। उससे पहले जो खाते खोले जाते थे सरकारी बैंकों में खोले जाते थे, उसमें 2 गारंटर मांगे जाते थे और न्यूनतम 200 रुपये से वो अकाउंट खुलता था। और जब मोदी सरकार आई केंद्र में और मोदी सरकार ने आम जनमानस तक, जो गरीब व्यक्ति है जिसका कहीं से कहीं तक संबंध नहीं था बैंक में, उसको कोई नहीं पहचानता था, उसका खाता भी खुला। और जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं चली, जितनी भी केंद्र सरकार की जो गरीब जनता के लिए विकास कार्यों के लिए योजनाएं चली, उसके खाते में बिना कटे फिटे पूरा पैसा जो है। कांग्रेस ये आरोप तो लगाती है सर, कांग्रेस का ये आरोप तो है कि 5 साल बीजेपी की सरकार थी, जब चुनाव आता है तो आप मोदी की उपलब्धियां, मोदी की योजनाओं को लेकर प्रदेश में वोट मांगते घूमते हैं, क्यों? प्रदेश सरकार ने भी काम किया है ऐसा। जब केंद्र से योजना चलती है तो राज्य सरकार उसको योजना को जो है आम जनमानस तक पहुंचाता है और राज्य सरकार ने उस योजना को जो है आम नागरिक तक पहुंचाया है। जैसे कोविड-19 2020 में मार्च से चला और अप्रैल से 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन जो है, 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल वो आम जनमानस तक पहुंचा है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आयुष्मान भारत जो है, उत्तराखंड सरकार ऐसी सरकार है जिसने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को 5 लाख का पर ईयर का क्लेम दिया है, हेल्थ पॉलिसी दी है। और जो बाकी जो है जैसे जनधन खाते हैं, आयुष्मान भारत है और कोविड-19 के तहत डबल डोज जो है वैक्सीन जो है हर प्रत्येक व्यक्ति को लगी है, जो जिसकी कॉस्ट जो है 1000 रुपया पर डोज की थी, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार ने फ्री डोज लगाई। और उत्तराखंड पहला स्टेट है जो आज पूरा जो है अपने चरम सीमा पे हर किसी को डोज यहाँ लग चुकी है। बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो कोरोना काल जैसी जब त्रासदी थी तब राशन मिला, जनधन खाते खोले गए ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोगों तक सीधी पहुंचाया जा सके। स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने बहुत काम किया, प्रदेश का हर एक व्यक्ति को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा दिए गए, तमाम उपलब्धियां बता रहे हैं सर। इन उपलब्धियों के बीच कैसे कांग्रेस जनता को यह समझा पाएगी कि प्रदेश में जो है विकास नहीं हो पाया? देखिए, फेलियर मैं आपको बताता हूं सीधे कि यहाँ हाईकोर्ट है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भुवाली में, इसी कंस्टिट्यूंसी में आता है नैनीताल की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भुवाली में खुलनी थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भुवाली डिस्ट्रिक्ट नैनीताल था, उसका इस सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डोईवाला डिस्ट्रिक्ट देहरादून कर दिया। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया। ये तो इनकी हालत, बनाया लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भुवाली से शिफ्ट करके उसमें हाईकोर्ट के ने ऑर्डर पास किया, PIL में सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, उसमें स्टे लेके बैठी। विकास की तो ये हालत है, कहने से क्या होता है? उनको किसको वो जनधन का पैसा मिला, किसको उस मेडिकल का फायदा हुआ, कितने लोगों को है, कोई लिस्ट तो बताइए। बिल्कुल लिस्ट तो बताएं, कोई बताएं तो सही किसको सीधे मिला है। उन दावों से उनको लगता है कि प्रदेश की जनता तो उनके साथ जाएगी क्योंकि उनके पास मोदी जैसा चेहरा है जो जनहित के काम कर रहा है, लोगों की सुध ले रहा है। देखिए, अगर आप आम जनमानस की अगर बात करें, किसी भी पार्टी से अलग हटके भी अगर हम बात करें, देखिए महंगाई, बेरोजगारी अपने आप में एक मुद्दा है। और जहां तक मैं समझता हूं इन मुद्दों के अलावा, ये मुद्दे तो बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसके अलावा आपदा भी एक मुद्दा रहा है।
देखिए, आपदा जिस तरीके से आई, आपदा पे किसी का कोई हाथ तो होता नहीं कि आपदा मेरे या आपके कहने से आएगी, लेकिन आपदा आने के बाद जो सरकार ने काम करने चाहिए थे, जिस त्वरित गति से काम नहीं हुए, आज भी कई सड़कें ऐसी बेहाल पड़ी हुई हैं, लोगों का चलना उस पर दुभर है। ये भी एक अपना आप में बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच में इस बार रहेगा। साफ तौर पर जो दावे हैं उन दावों के विपरीत आरोप भी है। किस तरह से देखते हैं सर 2022 को लेकर? सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर युवा चेहरा, युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को प्रोजेक्ट करके उनको लगता है कि प्रदेश के युवाओं का साथ मिलेगा और केंद्र में मोदी जैसे शख्सियत का भी फायदा बीजेपी को लगता है कि प्रदेश में उठा पाएंगे वो। सर, जैसे अभी उपलब्धियां गिना रहे थे हमारे बड़े भाई यहाँ पर को, उपलब्धियां सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बता पा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने तो कुछ करा ही नहीं है पिछले 5 सालों में। और जो इस बीच यहाँ पर को आप देख भी रहे हैं बदलाव की लहर, यशपाल आर्या जी, संजीव आर्या जी की ज्वाइनिंग करने के बाद कांग्रेस में कई लोग अभी कांग्रेस की तरफ रुख ले रहे हैं। आज ही जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष और 24 जिला पंचायत सदस्यों ने उधम सिंह नगर में भी ज्वाइनिंग करी है। दूसरा, अभी हमारे एक भाई ने बताया कि नारायण नगर पार्किंग जो एक मुद्दा रहा था, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि उस पर हमारे विधायक संजीव आर्या जी ने काफ़ी मेहनत करके और ऑलमोस्ट अब वहाँ पर को काम भी हो चुका है। मेरे को लगता है कि दोबारा विधायक बन करके इस सीजन से पहले ही उसकी ओपनिंग भी कर देंगे। साफ तौर पर जो उपलब्धियां हैं सर, जब आप उपलब्धियों की बात करते हैं कि 5 साल में बहुत कुछ काम हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डबल इंजन की रफ्तार से विकास किया, तो चुनाव से पहले जिस तरह से मंत्री और विधायक और अब कई और लोग जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, अगर इतना विकास था उनको क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा है कि बीजेपी में रहकर भी वो चुनाव जीत सकते हैं? बीजेपी से क्यों वो छोड़कर कांग्रेस का रुख कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोबारा, और इस उपलब्धि को बीजेपी के खाते में डाला जाएगा। इसलिए माना जाएगा कि सरकार बीजेपी की, और बीजेपी सरकार में ही उन्होंने उनसे पैसा मांगा। उनके पिताजी मंत्री थे तो उनको सम्मान दिया और सारा पैसा दिया, बजट दिया विभाग में। वही पैसा किसी व्यक्ति ने अपनी जेब से नहीं लगाया, सरकार का पैसा लगाया। और जहां तक उपलब्धियां, नैनीताल के अंदर बहुत काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। सर, जब आप उपलब्धियां बताते हैं तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ केंद्र की उपलब्धियां बताते हैं, 5 साल आपकी सरकार रही, और एक आरोप और लगता है कि विधायकों की आपसी खींचतान का परिणाम न कि 3-3 मुख्यमंत्री प्रदेश में बदले, जो कहीं ना कहीं जिस विजन से बीजेपी चली थी 2017 में, वो विजन धूमिल से हो गया क्योंकि आप परिवर्तन में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार 5 साल जो है पूरा काम करते हुए आई है और करते रहेगी। और जो आम जनमानस की बात है, जो भी योजनाएं जो चली हैं, जो भी विकास कार्य होने थे हर विधानसभा में, वो विकास कार्य हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी थी और केंद्र में भी थी। और जो महामारी चली उसके कारण जो और देश थे और विदेशों में जो महामारी ज़्यादा चली और यहाँ भी चली, उसका प्रभाव भारत में कम पड़ा, क्योंकि एक नेतृत्व जो था केंद्र में वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में था, और जिसने पूरे प्रदेश में, पूरे राज्यों में हर किसी को उस महामारी से प्रभावित नहीं होने दिया। और जो विकास कार्य होने थे वो विकास कार्य जो है वो चलते रहे, क्योंकि जो महामारी चली थी उस महामारी से वो प्रभावित होना था, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुआ। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके पास एक ऐसा विजन वाला नेता है जिसके भरोसे पर, जिसके बातों पर जो है जनता को भरोसा है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात वो कह रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी जो है कुमाऊं में उनका दौरा होना है, उसको लेकर बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी है। क्या लगता है कि कैसे कांग्रेस एकजुट और मुकाबला कर पाएगी बीजेपी को चुनाव में? देखिए, जिस तरफ से आपने अभी खुद ही लिखा है 2022 का रण है, ये प्रदेश का रण है विधानसभा चुनाव का, तो हम इसे प्रदेश लेवल में ले जाएंगे। जिस तरफ से इन्होंने, हम तो सिर्फ यहाँ पर महंगाई की बात, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम महंगाई की बात, विकास की बात, पलायन की बात करेंगे, आपदा की बात करेंगे। चाहे यहाँ जाम लगने वाली जो आप ये बात करें, हल्द्वानी में इन्होंने ISBT की स्टार्टिंग में घोषणा की, इन्होंने रिंग रोड की घोषणा की। 3 साल में इन्होंने अगर बेरोजगारी में अगर किसी को अगर रोजगार दिया तो सिर्फ इन्होंने मुखी बदलने का काम किया, मुख्यमंत्रियों को रोजगार दिया है। आज बेरोजगारी की दर 5 साल पहले, आज उत्तराखंड 6 गुना यहाँ पर बेरोजगारी की दर बढ़ गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड सबसे निचले राज्य है, अरुणाचल प्रदेश नंबर ऊपर है। तो आप खुद सोच लीजिए इस देश की हालत क्या कर दी है, इस प्रदेश की हालत इन लोगों ने क्या कर दी है। सब जगह आप देख ही रहे हैं जमीनी स्तर पर। बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि 21 साल हो गए उत्तराखंड गठन को, दोनों ही दलों ने प्रदेश को चलाया है। तीसरे विकल्प के रूप पर कई राजनीतिक दल हैं जो अलग अलग वादे भी कर रहे हैं, अलग अलग गारंटियां भी दे रहे हैं।
उन वादों गारंटियों पर जनता विश्वास ना करेगी और आप कांग्रेस को लगता है कि आपको लगता है कि अब कांग्रेस की वापसी प्रदेश में दोबारा हो जाएगी, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई, अब हमेशा इतिहास उठा के देखिए, हमें भी नैनीताल में जब मैं सोच सकता हूँ कि इससे पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे जेन्युइन आराम के नाम से इतने हमारे इफेक्ट्स हुए थे, इतने कार्य यहाँ पे हुए थे। आज चाहे शहर का सीवर का मामला हो, चाहे ईडी भी यहाँ पे काम कर रही हो, या हमारा कूड़ा निस्तारण की योजना हो, इसके अलावा यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने का हो। और नैनीताल जिस पार्क में आज बैठे हैं, ये एनएलसीबी में जब हमारे जो भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया हुआ था, नसल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में भी जितने सारे काम हुए हैं, ये सारे काम कांग्रेस की गिनती में आते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारे शहर में नहीं, हमारे पूरे राज्य में जब जब कांग्रेस पार्टी रही है तो विकास की बातें बहुत हुई है, विकास के काम बहुत ज्यादा हुए हैं, बेरोजगारी दर घटी है, और जो आपदा आए हैं तो उसमें भी तुरंत यहाँ पे काम हुआ है। ये कांग्रेस का अपना मेरा मानना है। यानी बिल्कुल उनका आपका मानना है सर, राजनीति का लंबा अनुभव आपके पास भी है, युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी, अब हरीश रावत के पास कमाओ, जो उत्तराखंड की राजनीति का अनुभव रखते हैं, किस तरह से मुकाबले देखते हैं? क्योंकि अब फेस एक तरह से भले मुख्यमंत्री का डिक्लेयर ना हो, लेकिन हरीश रावत जी आगे हैं, यानी पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरे से मुकाबला होगा, किस तरह से मुकाबले को देखेंगे? मैं योग्यता पे ज्यादा जोर दूंगा। युवाओं तो आएंगे, युवाओं का प्रदेश है, युवा तो आएंगे ही, लेकिन योग्य व्यक्ति अगर बैठता है तो योग्यता के आधार पर प्रदेश चलता है, योग्यता के आधार पर योजनाएं चलती हैं। हाल में ही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो आपदा आई, इसमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ, 30 लोगों की मृत्यु हुई है, और रामगढ़ से लेकर गर्म पानी से लेकर कितने मकान बहे। कंपनसेशन अभी गांव घर की बात नहीं कर रहा हूँ, कृषि से संबंधी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो कितना अभी सर्वे ही नहीं कर पाए। यहाँ तक कि गनीमत समझिए कि नैनीताल का पूरा मंदिर से चारों तरफ पानी भर गया था, वो तो गनीमत समझिए कि यहाँ पर इनसे पानी भर गया था, पूरे इसमें पानी भर गया। और मजबूती तल्लीताल डांट की कही है, इस लेक की कही है, जिसकी वजह से टिका रहा। हम तो पूरे इनके भरोसे तो बहुत मुश्किल हो गई थी, वो तो गनीमत समझिए कि हम सब नैनीताल सुरक्षित रहा, आपदा में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। सारे 30 लोग मारे गए, पूरा कंपनसेशन नहीं, गांव घर को कंपनसेशन नहीं, महंगाई छोड़िए, जो आपदा में पैसा रखा वो तक नहीं बट पाया। ये सरकार की सबसे बड़ी फेलियर मैं मानता हूँ, और अभी भी लोगों को जरूरत है, ये सरकार अति शीघ्र आपदा में जो नुकसान हुआ है, लोगों को जिनकी डेथ हुई है उनको 10-10 लाख अति शीघ्र दे, मकान टूटे हैं उनको 10-10 लाख दे, कंपनसेशन देने की पूरी आपदा की जो व्यवस्था है उस जन धन को जनता तक पहुंचाएं, ये कहना चाहते हैं। यानी साफ तौर पे कह रहे हैं कि तमाम उपलब्धियों के बीच महंगाई, बेरोजगारी और आपदा में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको लेकर जो है सरकार विफल रही है, और उनको लगता है कि अब तमाम जो दावे करते हैं उन दावों में ये बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस प्रदेश में वापसी करेगी। अभी हमारे माननीय पूर्व सांसद जी ने जो बातें रखी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपदा इस प्रदेश के अंदर आई थी, उस आपदा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्वरित निर्णय लिए हैं, और प्रत्येक गांव में प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को, अभी उनकी हो सकता है संज्ञान में वो बात नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति को उसका मुआवजा दिया जा चुका है, और उनके लिए जो भी उनकी श्रद्धांजलि हो सकती है, उस परिवार में कोई घटना हुई है उसको भी पूरा मुआवजा दिया गया है। और जहाँ तक सड़कों की बात, और वो बातें तुरंत उसके दूसरे दिन सारी सड़कें खोल दी गई हैं, और वर्तमान में जो सड़कें बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवेज हैं टूट फूट हुई है, तो उनका एस्टिमेट वगैरह बनाया जा रहा है, और सारी एजेंसियाँ फील्ड में काम कर रही है लगातार। और जहाँ तक रोजगार की बात है, उस प्रदेश के अंदर वर्तमान में कम से कम 40,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग से, भले प्रवक्ता की हों, एलटी की नियुक्तियां हों, प्राइमरी स्कूल की भर्तियां चल रही हैं, समूह गौ की भर्तियां चल रही हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन समय लगता है, मानते हैं। दावे बहुत हैं, सुन रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ प्रदेश के लोगों से जो वादा किया था उन वादों को पूरा करने में बीजेपी जुटी है। किस तरह से देखते हैं सर 2022 के चुनाव को? पहले तो मेरे भाई ने कहा कि आपदा के तहत यहाँ बहुत से कार्य किए गए हैं, क्योंकि अब नगर पालिका चेयरमैन हूँ तो नगर के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप अगर आपका टाइम है तो एक बार 7 नंबर का राउंड मार दीजिएगा, तहसील क्षेत्र का राउंड मार दीजिएगा, कृष्णापुर का राउंड मार दीजिएगा, वहाँ अभी तक जो सड़कें टूटी अभी तक बनाई नहीं गई हैं। और बलिया नाला हो गया, बलिया नाले में तो इतनी होगी इतना विस्थापित कर दिया गया है, वहाँ के लोग परेशान हैं, ये अभी तक वहाँ का सूद लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और मैं बात करना चाहूँगा कृष्णापुर की, एक बात करना चाहूँगा जिसका मुख्य मार्ग वहाँ का टूट चुका है,
वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सूद नहीं ले रही कि केवल उनको टाल रहे हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उनको लड्डू खिलाया जा रहा है कि आज होगा कल होगा के कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे उन्होंने। बिल्कुल सर, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं? यहाँ की समस्याएं बेसिक आपने बता दी कि इन समस्याओं पे जो है क्षेत्र के लोग वोट करेंगे, और इसके अलावा प्रदेश लेवल पे भी आप तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को सुन भी रहे हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है बहुत प्रभावी होंगे इस बार के चुनाव में 2022? सबसे पहले युवा होने के आते हैं तो युवा को चाहिए रोजगार चाहिए, क्योंकि घर पालने के लिए रोजगार होना जरूरी है। और दूसरा पलायन का मुद्दा यहाँ पर बहुत हावी है। महंगाई देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गैस के सिलेंडर के दाम देख लीजिए आप, सरसों के तेल के दाम देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ हो गए। पलायन देखिए, पलायन को रोकने में विफल है। लेकिन जब भी यहाँ पर कोई बड़ा लीडर बीजेपी का आता है कि भाई हिंदू मुस्लिम में बात करता है, इसके अंदर कोई बात नहीं करता है कि मेन मुद्दे में बात करने के लिए उनसे बोलिए तो मेन मुद्दे में बात नहीं करेंगे, क्या हिंदू मुस्लिम का राग लगाते हैं और वही इनका कार्य होता है। यानी बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं सर, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे, पलायन और आपदा, ये ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को आप घेरने में लगे हैं। क्या जनता तक ये बात पहुंचा पाएंगे कि इन चीजों पे है जो कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई? देखिए, जनता खुद इस बात तक, ये बात जनता तक पहले से ही पहुंची हुई है, क्योंकि हम लोग, हमारा फील्ड ही जनता के बीच में घूमने का रहता है। तो जगह जगह जब हम जाते हैं, देखिए बेरोजगारी है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, महंगाई है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है। और जनता के पास इनकी जो जितनी चीज़ें घोषणाएं करते हैं उसका लाभ ना मिलना भी एक अपना आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार हमारे पास रहेगा। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर क्षेत्र और प्रदेश के जो हैं लोग वोट करेंगे। सर, बीजेपी के जो दावे हैं, कहीं ना कहीं 7 साल की जो मोदी सरकार की उपलब्धियां जो वो बताते हैं, उन उपलब्धियों के साथ ये कहते हैं कि 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने नीचे तबके तक पहुंचकर जो है, चाहे 80 करोड़ लोगों को आपदा में राशन वितरण हो, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो, वो कह रहे हैं कि सरकार सबकी चिंता कर रही है, क्योंकि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। फिर कहाँ देखते हैं आप? सर, विकास किया होगा उन्होंने, अच्छी बात है, जनता आज सब समझती है। जनता आने वाले टाइम में चुनाव में उनको या वोट किसको देना है करके वो स्वयं समझती है। यानी जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है। अब चुनाव के मेन मुद्दों पे आएंगे कि चुनाव में मेन मुद्दे कौन से होंगे, और कोशिश करेंगे सब लोगों से सिर्फ मुद्दों की बात करें। चुनाव जो होगा, चाहे स्थानीय विधायकों को लेकर चयन हो या फिर प्रदेश स्तर पर पार्टी को लेकर, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस मुद्दे पर लगता है कि आपको चुनाव होगा? देखो, मुद्दा तो एक ही है इस बार, जैसे विधायक जी लोग कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, जनता का विश्वास भी तोड़ रहे हैं। तो एक ही मुद्दा है, इस बार जनता चाहती है कोई ऐसा विधायक मिले जो सबको साथ लेके चले। पूर्व के विधायक संजीव आर्या जी तो कभी किसी का फोन ही नहीं उठाते थे, जीतने के बाद भाजपा वालों ने इतनी मेहनत करी, उन्होंने उन्हीं को नहीं देखा। मुद्दे यानी अब मैडम क्या मुद्दे होंगे चुनाव के लिहाज से? देखिए, मैं एक अल्पसंख्यक समाज से आती हूँ और अल्पसंख्यक महिला हूँ। हमें सिवाय अल्पसंख्यक समाज को छलने का काम किया है। देखिए क्या बना के दिया है हमें, टेलर दिए हैं, पंचर जोड़ने वाले दिए हैं, दर्जी बनाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाया। मुद्दे ये महत्वपूर्ण है, जल्दी से बोलो। बिल्कुल, एजुकेशन के लिए तरफ उन्होंने कभी नहीं किया और मुस्लिम समाज को हमेशा छलने का काम किया। मुद्दे कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर चुनाव होगा? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, इन मुद्दों को लेकर के चुनाव होना चाहिए। सर, तमाम उपलब्धियों के बावजूद मुद्दे कौन से लगते हैं बीजेपी के लिहाज से, कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का मुद्दा है ईमानदारी। ईमानदारी वो ईमानदारी नहीं जब राजीव गांधी की सरकार में 100 रुपए निकलता था, 10 रुपए जनता तक पहुंचता था। अगर आज किसान को 6,000 रुपए मोदी की सरकार दे रही है, प्रदेश की सरकार नाव वालों को जितना भी आपको मुआवजा दे रही है या टैक्सी वालों को दे रही है, उतना पैसा बराबर पहुंच रहा है, 1 रुपए भी कम नहीं हो रहा। तो ऐसी ईमानदारी वाली सरकार चाहिए। ईमानदारी वाली सरकार। मुद्दे सर जो आपको लगता है जिसपे इन मुद्दों पर बीजेपी वापसी करेगी? हमने विकास किया है, विकास करते रहेंगे, विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे, विकास के मुद्दे पर विकास किया, विकास करेंगे। सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है और आगे भी देते रहेंगे। यानी सरकार अच्छी दी है, उसी आधार पर वापसी करेंगे। अपने काम के बलबूते प्रदेश सरकार रिपीट होगी, जो जनता के लिए रिपीट होगी। मैडम, कौन से ऐसे मुद्दे जिसको लगता है कि इन मुद्दों पे सरकार वापसी नहीं करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी? महंगाई का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और बार बार मुख्यमंत्री बदलने का मेन मुद्दा है। सर, कौन से ऐसे मुद्दे? सर, अभी कुंभ मेला हुआ था, कुंभ मेले में इतने अनियमितता पाई गई थी, घोटाला पाया गया था, बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था। एक मुद्दा तो यही है। दूसरा मुद्दा पलायन का हो गया, बेरोजगारी का, महंगाई का हो गया, और मुख्यमंत्री का मेन मुद्दा है इनका एक चेहरा इनके पास है नहीं जो इसको आगे प्रोजेक्ट करते हैं। कभी किसको लगाते हैं, कभी किसको ले। 3 मुख्यमंत्री भी 5 साल में बदल चुके हैं। यानी 3 मुख्यमंत्री का मुद्दा भी होगा। सर, जब लोग वोट करेंगे कौन से मुद्दे जहन में होंगे? देखिए, धर्म और पाकिस्तान से हटके महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। यानी कौन से सर मुद्दे? सिर्फ मुद्दे जिस पे वोट होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं,
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कौन सी भाजपा की यूनिवर्सिटी है इन्होंने MA और BA किया, ये बता दे बस। मुद्दे बता दिए भाई साहब, मुद्दे देखिए मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और आपदा तो अपना आप में एक मुद्दा रहेगा। और जो लोगों में जो असंतोष है, जो उनकी जो ऐसी भावना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार को लाना है, बीजेपी को हटाना है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फाइनल कमेंट, चुनाव के लिए तैयार है उत्तराखंड? बिल्कुल आपको तैयार। क्या लगता है कैसे किस रूप में देखते हैं कांग्रेस की वापसी का? एक तो पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, और बेरोजगारी हर तरह की, अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखूं, बेपढ़े लिखूं, मजदूर, हर तरह की। यानी साफ तौर पर बीजेपी की तमाम उपलब्धियों के बावजूद कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं, पलायन और आपदा एक बड़ी समस्या प्रदेश की रही है, इस पर सरकार ने काम नहीं किया। जबकि बीजेपी कहती है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 साल की युवा मुख्यमंत्री के सहारे बीजेपी इस प्रदेश में वापसी करेगी। जनता को तय करना है कि इस क्षेत्र का विधायक कौन होगा और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल 2022 के रन में नैनीताल से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी विधानसभा में।